Hello everyone. In our last video we have seen about introduction of English drama. So यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ड्रामा क्या होता है. ड्रामा का मतलब है कि जहाँ पर लार्जर दैन लाइफ, जहाँ पर हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ में हम लोग जो देखते हैं दैट इज़ कि जो हम लोग बोलते हैं डायलॉग से, या फिर जो हमारा गेस्चर्स होता है, पोस्चर होता है, उससे थोड़ा बढ़ा चढ़कर जहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड ड्रामा. अब ड्रामा में यहाँ पर रहेंगे कैरेक्टर्स, रहेंगे प्लेयर्स, रहेंगे स्टेज भी रहेगा, ऑडियंस भी रहेंगी, डायलॉग्स भी रहेंगे, सेटिंग भी रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, सब कुछ यहाँ पर रहेगा. और ड्रामा के अंदर जो कैरेक्टर्स है उसको जो प्ले करेगा उसको बोला जाएगा यहाँ पर एक्टर. अब हमने ये भी देखा था यहाँ पर कि जैसे इंग्लैंड में था कि सबसे पहले ऐसे कहा गया कि ड्रामा का स्टार्टिंग हुआ था इंग्लैंड में. इंग्लैंड में स्पेशली जब रोमन्स आए थे तो रोमन्स ने अपने साथ ऐसे कहा कि थिएटर लाया था. इन द सेंस रोमन्स लोग हमेशा ड्रामा थिएटर में प्रेजेंट करते थे, लेकिन जैसे ही रोमन इंग्लैंड से चले गए उनके साथ कहा गया कि उनके साथ वहाँ से ड्रामा भी चला गया, मीन्स थिएटर्स भी चले गए. लेकिन बाद में धीरे धीरे मिन्स्ट्रेल्स है, बाद में धीरे धीरे लोगों को ड्रामा का इंट्रोडक्शन होने लगा, लोगों का इंटरेस्ट ड्रामा में और आने लगा. और बाद में नियर अबाउट सबसे पहले जैसे कि रिलीजियस थीम के ऊपर ड्रामा प्रेजेंट किए जाते थे, लेकिन देन आफ्टर ड्रामा का थोड़ा सा थीम चेंज हुआ. जैसे 13th और 14th सेंचुरी में ड्रामा रिलीजन से सेपरेट हुआ, मतलब ऐसे ड्रामा से प्रेजेंट किया कि जहाँ पर रिलीजियस वैल्यू पर रिलीजियस स्टोरीज या फिर थीम प्रेजेंट नहीं की जाती थी. और उसके बाद ऐसे हुआ कि धीरे धीरे ड्रामा के अंदर इंग्लिश में फिर ड्रामा प्रेजेंट होने लगे, जहाँ की स्क्रिप्ट नॉर्मली बहुत लंबी होती थी. इसी को कहा जाता है मिरेकल प्लेस. और जहाँ पर रिलीजियस ड्रामा होता है वहाँ पर उसको कहा जाता है मोरालिटी प्लेस. और ऐसे मोरालिटी प्लेस के यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि मोरालिटी प्लेस जैसे जहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वहाँ का उसके अंदर वाइसेस भी है और वर्चूज़, मतलब अच्छाई भी है और बुराई भी है. एंड दीज वर एलिगोरीज. यहाँ पर एलिगोरीज का मतलब एलिगोरीज दिया है. एलिगोरीज का मतलब ये होता है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा मीनिंग आपको उस किसी चीज़ में दिखाई देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एलिगोरी. नाउ वी आर मूविंग अहेड, दैट इज़ एलिजाबेथन एंड रेस्टोरेशन ड्रामा. These secular morality plays have direct links with Elizabethan plays. The Renaissance imposed a learned tradition, classical in depth with themes of education, general moral problems and secular politics. अब हम देखेंगे एलिजाबेथन और रिस्टोरेशन ड्रामा ये क्या होता है. अब मोरालिटी प्लेस ऐसे है जहाँ पर आपको एलिजाबेथन प्लेस से डायरेक्ट आपको इसकी लिंक मिलेगी, मतलब डायरेक्ट आपको रिलेशनशिप मिलेगा. अब रिनाइसेंस हुआ है था कि रिनाइसेंस में क्या होता, ट्रेडिशन थी, जो थीम्स का वहाँ पर हमको क्लासिकल डेप्थ दिखता है, एजुकेशन दिखता है और जनरल मॉरल्स और प्रॉब्लम्स और सेकुलर पॉलिटिक्स हमको जहाँ पर दिखता है. द प्लेस हैड नथिंग टू डू विथ रिलीजन. ऐसे प्लेस यहाँ पर रिलीजन से कोई लेना देना ही नहीं था. देयर वर एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ कॉमेडी एंड ट्रेजिडी. अब ऐसे प्लेस जहाँ पर जैसे मैंने कहा कि रिलीजन का कोई लेना देना नहीं, मतलब जहाँ पर रिलीजियस वैल्यू लोगों को नहीं सिखाई जाती थी या फिर नहीं दिखाया जाता था ड्रामा इसके थ्रू, तब ड्रामा में नए चेंजेस हमको दिखाई देते हैं. जो ड्रामा का पोर्शन हमको दिखाई देते हैं, ड्रामा स्पेशली दो इसमें हम जिसको कहते हैं कि डिवाइड होता है, स्पेशली ट्रेजिडी और कॉमेडी में. थॉमस कीड, क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर आर द प्राइम ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस एरा. एरा मतलब पीरियड. अगर हम इस पीरियड में देखें कि स्पेशली जिन लोगों ने कॉमेडी और ट्रेजेडी के ऊपर ड्रामा ज़्यादा लिखे, वहाँ पर तीन प्रोमिनेंट वहाँ देयर आर 3 प्रोमिनेंट नेम्स, दैट इज थॉमस कीड, क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर. It was Kidd who discovered how easily blank verse might be converted into a useful theatrical medium, which Shakespeare used brilliantly in all his plays. ब्लैंक वर्स का मतलब होता है कि ऐसी पोएम्स या फिर ऐसे पोएम्स जहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम या फिर राइमिंग वर्ड्स नहीं होता, इसको कहा जाता है ब्लैंक वर्स. अब ऐसे कहा कि किड जो था, थॉमस किड, उन्होंने सबसे पहले ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद शेक्सपियर जो था, विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लैंक वर्स को अपने प्लेज में यूज़ किया है. ट्रेजिडी डेवलप इन द हैंड्स ऑफ कीड एंड मार्लो. ऐसे कहा जाता है कि ट्रेजिडी की जो स्टार्टिंग में ड्रामा के अंदर जो ट्रेजिडी हमको दिखाई देती है, जैसे मैंने कहा कि ड्रामा 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं ट्रेजिडी और कॉमेडी. कॉमेडी का मतलब होता है कि वहाँ पर आपको कॉमिक सीन ज़्यादा दिखेंगे, वहाँ पर जो मेजर कैरेक्टर रहेगा वो आपको कॉमिक रिलीफ देगा. लेकिन ट्रेजिडी ऐसी होती है कि ट्रेजिडी के अंदर जो वहाँ का जो प्रोटैगोनिस्ट है, दैट इज़ द मेन कैरेक्टर, हु एंड्स हिज लाइफ ड्यू टू द फ्लॉ ऑफ हिमसेल्फ. कि यहाँ का जो मेन कैरेक्टर है दैट इज कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट, उसके अंदर ही कुछ फॉल्ट होते हैं, कुछ फ्लॉ होते हैं. उसी फ्लॉ के थ्रू उस मेजर कैरेक्टर की, जो मेन कैरेक्टर इस ड्रामा का, उसकी डेथ होती है. इसी प्ले को या फिर ड्रामा को कहा जाता है ट्रेजिडी. अब ट्रेजिडी ऐसे कहा जाता है कि ट्रेजिडी कीड और मार्लो ने और ज़्यादा उसको डेवलप करके, एलेबोरेट करके बताया है.
कॉमेडी हैड ऑल्सो प्रोसीडेड बियॉन्ड रस्टिक ह्यूमर। अब जब हम कॉमेडी की बात करें ड्रामा के अंदर, तो कॉमेडी पहले स्पेशली रस्टिक होती थी। रस्टिक का मतलब जैसे गांव वाले जैसे लोग होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा कॉमिक मतलब कमेंट्स पास करने, उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड कॉमेडी होती थी। लेकिन अब एज द टाइम पास्ड आउट, जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे शायद से कॉमेडी के अंदर भी चेंजेस आते गए। पहले कॉमेडी जो रूरल लोगों के ऊपर, जो गांव वाले लोग थे उनके ऊपर बेस्ड थी। अब कॉमेडी का जो था फॉर्म वो चेंज होने लगा। बट by the 90s of the 16th century, the theatre in England was fully established, but complicated conditions governed the activities of the dramatist. लेकिन ऐसे हुआ कि 16th सेंचुरी के एंड में, जैसे हम कहते हैं कि 16 के जैसे 1619 ये जो था 1690 ये जो ईयर था, तब शायद से कुछ चेंजेस हुए वहाँ पर इंग्लैंड में, जहाँ पर इंग्लैंड में थिएटर इस्टेब्लिश हुआ था। मतलब थिएटर के थ्रू लोगों को ड्रामा दिखाए जाते थे, लेकिन वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। जो वहाँ के ड्रामेटिस्ट थे, जो ड्रामा प्रेजेंट करने वाले थे, उन ड्रामा प्रेजेंट करने वालों के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। इसलिए शायद से कहा गया है कि वो जो कंडीशन थी वो कंडीशन गवर्न करना ज़रूरी था। द पब्लिक थिएटर ऑफ द 16th सेंचुरी डिफर्ड इन मेनी इंपॉर्टेंट वेज फ्रॉम द मॉडर्न थिएटर। अब हम जब 16th सेंचुरी की बात करें तो वहाँ का जो पब्लिक थी वो शायद से मॉडर्न थिएटर से अलग थी। It was open to sky without artificial lighting. The stage was a raised platform with the recesses at the black back supported by pillars. अब हम कहते हैं कि जो थिएटर होते थे, जैसे 16th सेंचुरी के थिएटर बोलो या फिर मॉडर्न सेंचुरी के थिएटर्स, अब थिएटर्स में डिफरेंट था। जैसे मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को कि जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था, तो ड्रामा जब एक्चुअली प्रेजेंट किया गया या फिर स्टार्ट किया गया, एट दैट टाइम देयर वर नो स्पेसिफिक प्लेस टू प्रेजेंट ड्रामा। ऐसे इसमें फिर देर वॉज अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द ड्रामेटिस्ट की ड्रामा कहाँ पर प्रेजेंट किया जाए। तो ड्रामा प्रेजेंट करने के लिए कैसा स्टेज था या फिर जगह कौन सी थी, उस जगह के बारे में दिया है। जगह ऐसी थी इट वॉज ओपन टू स्काई, मतलब कोई रूम नहीं था, ओपन स्पेस था, विदाउट आर्टिफिशियल लाइटिंग, कोई आर्टिफिशियल लाइटिंग नहीं था। मतलब जो कुछ भी नेचुरल लाइटिंग आएगी, जैसे अगर दोपहर के टाइम में कोई ड्रामा प्रेजेंट किया जा रहा है तो आपको सूरज की रोशनी वहाँ पर रहेगी, कोई ऐसे बल्ब या फिर ट्यूबलाइट लगाया नहीं जाएगा। या फिर अगर थोड़ा सा शाम का समय है तो वहाँ पर जो मून रेज है, जो चांद की रोशनी, उसी के ऊपर वो पूरा ड्रामा प्रेजेंट किया जाएगा, मतलब उसी रोशनी के थ्रू। यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल लाइटिंग यूज़ नहीं होती थी। और स्टेज जो था वहाँ पर पिलर्स थे बैक साइड पर, ताकि वो जो स्टेज को एक सपोर्ट मिले। देयर वॉज नो कर्टन, वहाँ पर कोई पर्दे नहीं थे। एंड द मेन प्लेटफॉर्म कुड बी सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय द ऑडियंस। और जो था मतलब अगर कोई स्पेस है तो वहाँ पर 3 साइड पर, मतलब सेंट्रल में, राइट में और लेफ्ट में, तीनों साइड पर ऑडियंस बैठेगी। और ऑडियंस के सामने जो बीच का जो पोर्शन रहेगा सेंटर का, वहाँ पर ड्रामा प्रेजेंट होगा। Around the theatre there were galleries. In the 17th century the enclosed theatre gained importance. There was increasing attention to scenic device as theatre became private. अब बाद में ऐसे हुआ कि जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे वक्त बीतता गया ड्रामा के अंदर चेंजेस आते गए, उसके मतलब थीम में चेंजेस आते गए। अब पहले जो ड्रामा ओपन स्पेस पर, मतलब ऐसे ओपन जगह पर प्रेजेंट होता था, अब ड्रामा को स्पेशली जैसे कहा कि थिएटर के जहाँ पर गैलरीज होती थी, ऐसे रूम में अब ड्रामा को प्रेजेंट किया गया। अब 17th सेंचुरी की बात है, जैसे इसको कहते हैं एनक्लोज थिएटर। एनक्लोज थिएटर की बात है जैसे रूम के अंदर, जैसे हम लोग कहते हैं हॉल होता है, हॉल के अंदर अब ड्रामा प्रेजेंट करना या फिर ड्रामा शो करना स्टार्ट हो गया था। देयर वॉज इंक्रीजिंग अटेंशन टू सिनिक डिवाइस एज थिएटर बिकेम प्राइवेट। इसके बाद ऐसे जो थिएटर थे वो प्राइवेट हो गए, मतलब थिएटर में जब भी ड्रामा प्रेजेंट करने पड़ते तो लोगों को पैसे पे करने पड़ते थे वहाँ पर उस थिएटर के लिए। उसके बाद ऐसे हुआ कि यहाँ पर सिनिक डिवाइस है। सिनिक का मतलब होता है कि ठीक है, जैसे अगर कोई फॉरेस्ट का सीन है, जंगल का सीन है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो एक्टर वहाँ पर खड़ा है जिसको दिखाना है कि वो जंगल में है करके, तो उसके बैक साइड पर थोड़े से ऐसे चाहे ऐसे पिक्चर्स लगाए जाएंगे पेड़ों के वगैरह, तो ऑडियंस जो है ऑडियंस को अल्टीमेटली पता चलेगा कि ये सीन है फॉरेस्ट का। इसको कहा जाता है सिनिक डिवाइस। शेक्सपियरियन एरा केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द 16th सेंचुरी टू द पब्लिक थिएटर। अब शेक्सपियर का जो पीरियड था हम उसको कहते हैं कि 16th सेंचुरी में हुआ था, जहाँ पर शेक्सपियर वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम अमॉन्ग द ड्रामेटिस्ट, जिन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी, जिसका जब भी ट्रेजेडी और कॉमेडी का नाम लिया जाता है सबसे पहले नाम लिया जाता है यहाँ पर विलियम शेक्सपियर का। He wrote for the contemporary theatre, manipulating the Elizabethan stage with great resource and invention. अब शेक्सपियर ने क्या किया, उन्होंने कंटेम्प्रेरी थिएटर, कंटेम्प्रेरी मतलब जो एक ही टाइम से बिलोंग करते हैं,
जिसका टाइमिंग एक ही होता है, एक ही पीरियड, एक ही साल, ऐसे उसको कहा जाता है कंटेम्प्रेरी। और उन्होंने क्या किया, जो एलिजाबेथन स्टेज था जहाँ पर स्पेशली एलिजाबेथन टाइप के ड्रामास प्रेजेंट किए जाते थे, इट इज़ कॉल्ड एलिजाबेथन स्टेज। तो ऐसे से उसको मैनिपुलेट किया गया। और जब भी शेक्सपियर के ड्रामा प्रेजेंट किए गए थे तब 16th सेंचुरी में, तब नई नई चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट की जाती थी लोगों के सामने उस ड्रामा को प्रेजेंट करने के लिए। बट the genius of Shakespeare should not allow the rest of the drama of his age to be obscure। लेकिन ऐसे कहा गया है कि शेक्सपियर, जिनको जीनियस कहा जाता है, who was the most brilliant person, तो ऐसे इसमें उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने जो उनका ड्रामा था उसको ज़्यादा ऑब्सक्योर या फिर उसको ज़्यादा ऐसे हम जिसको कहते हैं कि स्ट्रेंज या फिर इसेंट्रिक बनाने की उन्होंने ट्राई नहीं किया। द ड्रामा वर प्रेजेंटेड एज सिंपल एज दे कुड बी। कंटेम्प्रेरी to him was Ben Jonson, a classicist, a moralist and a reformer of drama। अब उन्हीं के पीरियड से एक और ड्रामेटिस्ट बिलोंग करते थे जिनका नाम है यहाँ पर बेन जॉनसन। बेन जॉनसन क्लासिसिस्ट थे और उन्होंने ड्रामा के अंदर बहुत ज़्यादा नया चेंजेस लाए थे, इसलिए उनको कहा जाता है रिफॉर्मर ऑफ ड्रामा। इन कॉमेडी जॉनसन जीनियस इज फाउंड एट इट्स बेस्ट एंड हिज इन्फ्लुएंस वॉज कंसिडरेबल। अगर हम कॉमेडी की बात करें तो जॉनसन ने कहा गया कि बहुत बेस्ट तरीके से कॉमेडी लिखी गई है और उनका जो इन्फ्लुएंस था कॉमेडी के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा हम कहते हैं कि जिसको इन्फ्लुएंसिव था। द रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट लर्न स्ट्रांगली अपॉन हिम। जो रेस्टोरेशन थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी थी, बेन जॉनसन थे। Closing of theatre by the Puritans in 1642 brought this greatest of all periods in the history of English drama to an end। लेकिन जैसे ही 1642 में जो प्यूरिटन्स की तरफ से थिएटर्स को क्लोज किए गए, तब ऐसे कहा जाता है कि इंग्लिश ड्रामा का वो एंड था। विद द सिविल वॉर्स नो थिएटर एग्जिस्टेड बिटवीन 1642 टू 1660। जब सिविल वॉर हुआ था इंग्लैंड में वगैरह, तब 1642 से लेकर 1660 तक कोई भी ड्रामा लिखी नहीं गए, लिखी इन द सेंस कोई भी ड्रामा प्रेजेंट नहीं किए गए थिएटर्स में। The next phase which appeared after the restoration produced a very different kind of dramatic theatre। लेकिन उसके बाद रिस्टोरेशन पीरियड आया, वहाँ पर बहुत डिफरेंट तरीके से ड्रामा को प्रेजेंट किया गया। ड्रामेटिस्ट लाइक चैपमैन, थॉमस मिडल्टन, वेबस्टर एंड डेकर वर एट द फोरफ्रंट। When Charles II came back with the restoration of 1660, the theatres were reopened। जब चार्ल्स सेकंड आए इंग्लैंड में और वो रेस्टोरेशन का पीरियड था नियर अबाउट 1660 का पीरियड था, तब थिएटर्स फिर से खुले किए गए। द रेस्टोरेशन कॉमेडी अचीव्ड इट्स पेक्युलर एक्सीलेंस। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी वहाँ पर बहुत ही पेक्युलर इन द सेंस बहुत ही उसको सिग्निफिकेंट, उसको एक्सेलेंस मिला, उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला था। ड्रामा डेवलप इनटू क्लास ड्रामा विथ अपर क्लास इथोस। अब ड्रामा के अंदर चेंजेस हो रहे थे। अब ड्रामा में जो अपर क्लास लोग होते थे उनको शायद से अट्रैक्ट करने के लिए या फिर उनको ध्यान में रखते हुए ड्रामाज लिखे गए, प्रेजेंट किए गए। इट लास्टेड बियॉन्ड दिस पीरियड इनटू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी। अब वो आया था ऐसा कि रेस्टोरेशन जो कॉमेडी थी, जो प्लेस थे, वो नियर अबाउट 18th सेंचुरी तक वो वैसे ही सस्टेन थे। Comedy in the early 18th century declined into sentimentalism। It became comedy of manners। अब 18th सेंचुरी में जो कॉमेडी का जो टाइप था, जो सेंटिमेंटल कॉमेडी हम जिसको कहते हैं, जहाँ पर लोगों के इमोशंस के बारे में बहुत ही कॉमिक तरीके से बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेंटिमेंटल कॉमेडी। अब सेंटिमेंटल कॉमेडी का बाद में जो इम्पोर्टेंस था वो कम कम होता गया और उसके बाद जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, अब वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स करके जानने लगी। जॉर्ज एथरज वॉज इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट। From such depths, the drama was rescued by Oliver Goldsmith and Richard Sheridan। उसके बाद जो ड्रामा था, ड्रामा को ऑलिवर गोल्डस्मिथ और रिचर्ड शेरिडन ने बहुत अच्छी तरीके से डेप्थ में जाकर लिखा। With Sheridan, something of the brilliance of restoration dialogue returned into comedy, but with more genial atmosphere। अब शेरिडन ने क्या किया कि रेस्टोरेशन कॉमेडी की डायलॉग जिस टाइप से लिख जाती थी उस डायलॉग को, उस थीम को उन्हें थोड़ा सा और ज़्यादा इलेबोरेट किया, उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की। The characters were firmly presented with clarity, reminiscent of Johnson but with no depth in Sheridan's world, no new interpretation of human nature। In this he was nearer to Oscar Wilde than to Johnson। अगर हम शेरिडन की वर्ल्ड की बात करें कि जिस टाइप से शेरिडन ने लिखा है, हमने कहा था कि
जो जॉनसन थे, जॉनसन ने लिखा, लेकिन जो शेरिडन का था, शेरिडन ने बहुत ही डेप्थली उस कॉमेडी को प्रेजेंट किया गया। और इसे कहा जाता है कि ऑस्कर वाइल्ड ने जिस तरीके से एक हम जिसको कहते हैं कि शेरिडन का जो काम था वो काम नियर अबाउट सेम था ऑस्कर वाइल्ड की, ना कि जॉनसन का। अब हम देखते हैं मॉडर्न ड्रामा। The modern theatre with its picture frame stage, its actresses taking female parts, its movable scenery designed to create a visual image of the local of each scene, and its artificial light was developed during the restoration period. अब हम देखेंगे मॉडर्न ड्रामा या फिर मॉडर्न थे। अब इसके पहले हम देखा कि रेस्टोरेशन और एलिजाबेथन टाइप का देखा। अब हम देखेंगे मॉडर्न ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा में जो पिक्चर्स थे वहाँ पर स्टेज था, एक्चुअली एक्ट्रेसेस टेकिंग फीमेल पार्ट्स, जो एक्ट्रेसेस थे एक्चुअली स्पेशली वो फीमेल के रोल प्ले करते थे। मतलब पहले ऐसे होता था कि एक लेडी का रोल प्ले करने के लिए एक जेंट्स या फिर एक लड़का वो पूरा लेडी का पूरा मेकअप करता था, उसके बाद वो प्रेजेंट करता। लेकिन अब चेंजेस होने लगे, अब खुद लड़की ही लड़की का कैरेक्टर प्ले करने लगी। वहाँ पर मूवेबल सीनरी थी, मतलब अगर कोई फॉरेस्ट का सीन है तो वहाँ पर पीछे जो जहाँ पर कैरेक्टर या फिर एक्टर खड़े हैं उसके बैक साइड पर फॉरेस्ट का सीन रहेगा। अगर बाद में दिखाना है कि वो घर पर आ गए तो उसके बाद वो जो सीन था वो सीन वहाँ से हटाकर मूव किया जाएगा, उसके बाद आपको दिखेगा वो घर का सीन। मतलब ऐसी मूवेबल सीनरी वहाँ पर थी ताकि जो इमेज है, विजुअल इमेज, वो लोगों तक पहुंच सके। दूसरा एक था यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट प्रेजेंट थी। मतलब हमने पहले देखा था कि जब स्टार्टिंग में ड्रामास प्रेजेंट किए जाते थे थिएटर में तब ओपन स्पेस था, कोई भी ट्यूबलाइट या फिर जैसे बल्ब होता है फिर कोई भी हो ऐसे कैंडल वगैरह वैसे लाइट यूज़ नहीं किए जाते थे। लेकिन अब मॉडर्न एरा था, मॉडर्न थिएटर आ गया था, अब इसमें आर्टिफिशियल लाइट यूज़ की जाती थी। देयर इज़ क्लियर इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रांस ऑन थिएटर, द ऑडियंस एंड द थीम। अब हम देख पाते हैं कि यहाँ पर फ्रांस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था थिएटर के ऊपर, ऑडियंस बोलो और थीम जो थी वहाँ पर। द ड्रामा ऑफ द अर्ली 19th century was on the whole on the way to decline for many reasons. अब 19th सेंचुरी के जो ड्रामा थे वहाँ पर बहुत सारे तरीके से इसको डिक्लाइन किया गया था, मना किया गया था। द थिएटर वॉज होम मेनली टू इरेगुलर स्पेक्टेकल, मेलोड्रामा एंड फार्स। अब एक्चुअली थिएटर वो था, थिएटर बन गया था घर जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्पेक्टेकल्स थे, मेलोड्रामा था। अ सिंपल एक्सटर्नल रीजन कैन बी फाउंड इन द मोनोपोली हेल्ड बाय द टू हाउसेज। इसके पीछे का रीज़न, अगर दो घर है तो दोनों घर में अगर चॉइसेस अलग है तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पर शायद से कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा कि हर एक की चॉइस अलग दिखेगी। कॉन्वेंट गार्डन एंड डोरली लेन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सीरियस ड्रामा। अब यहाँ पर कॉन्वेंट गार्डन, डोरली लेन ये दो ऐसे थे जहाँ पर सीरियस ड्रामा देखने के लिए लोग जाते थे। द ऑडियंसेस विच गैदर टू द 19th century theatre had not the intelligence or the imagination of the Elizabethan audience। अब 19th century के जितने भी लोग थे उनको ऐसे कहा गया है कि एलिजाबेथन टाइप में जो ऑडियंस थी उनमें जो इंटेलिजेंस था वो इंटेलिजेंस शायद से अब के जो लोग थे ऑडियंस थे उनके अंदर नहीं था। The danger in the 19th century theatre was that above all it was unrelated to the life of the time। 19th सेंचुरी के जो ड्रामा थे वो ड्रामा थोड़ा सा खतरे में थे। खतरे में इसलिए थे क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर जो ड्रामा प्रेजेंट किए जाते थे वो ड्रामा शायद से रियल लाइफ से रिलेट नहीं करते थे। The changes in the structure of society had to modify the human personality itself that a new interpretation was essential। अब यहाँ पर जो ड्रामा का जो स्ट्रक्चर था वहाँ पर मॉडिफाई किया गया ह्यूमन पर्सनैलिटी की तरफ से और वहाँ पर नए नए इंटरप्रिटेशंस बाद में लाना ज़रूरी था, ऐसे बाद में समझा गया। Ibsen, the great Norwegian dramatist of the 19th century, dominates the realistic drama. He developed modernist, realistic, social and psychological dramas like The Doll's House, Ghost and An Enemy of the People। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें वहाँ पर नॉर्वे का ज़्यादा इम्पैक्ट था जहाँ पर ड्रामाटिस्ट ने रियलिस्टिक ड्रामा उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। जो ड्रामा मॉडर्न था जहाँ पर रियलिटी प्रेजेंट की जाती थी, जहाँ पर सोशल और साइकोलॉजिकल जैसे ड्रामास थे उसको प्रेजेंट किए गए थे। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, The Doll House, Ghost and An Enemy of the People। They are far more subtle in stagecraft and profound in thought than everything in the modern English theatre. But it was only George Bernard Shaw who was deeply influenced and affected by Ibsen's innovative contribution and experimentation। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो शायद से वहाँ पर इंग्लिश थिएटर की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर G.B. शॉ जिनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे इस्बेन से और उन्होंने इस्बेन
ने जो नए नए एक इन्वेंशंस लाए थे ड्रामा के अंदर, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था किनके ऊपर, GB शॉ मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ऊपर। ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट प्ले राइट्स ऑफ हिज टाइम्स। ऐसे कहा गया है कि GB शॉ अपने ज़माने के बहुत ही फेमस प्ले राइटर थे। He alone had understood the greatness of Ibsen and he was determined that his own plays should also be a vehicle for ideas. अब जैसे मैंने कहा कि इब्सन जो थे उनके काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे यहाँ पर GB शॉ मतलब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उसके बाद ऐसे हुआ कि इब्सन ने जो नए नए तरीके लाए थे ड्रामा के अंदर, उन तरीक़ों से GB शॉ बहुत प्रभावित थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाद में जो अपने ड्रामा लिखे उस ड्रामा के अंदर उनका बहुत ही इम्पैक्ट दिखता है इब्सन के राइटिंग का। The responsibility of elevation of the English drama to the brilliance of the novel fell with Oscar Wilde and GB Shaw in the late 19th and early 20th century. उसके बाद ऐसे हुआ इंग्लिश ड्रामा में एलिवेशन हुआ, और ज़्यादा आगे बढ़ने लगा, जहाँ पर नॉर्वेजियन का ब्रिलियंस हमको दिखता है कि ड्रामेटिस्ट वहाँ पर थे नॉर्वे से। और ऐसे कहा गया कि उसके बाद जो ऑस्कर वाइल्ड थे या फिर GB शॉ थे, इनका जो होता है वो फेल हुए बाद में 19th और 20th सेंचुरी में। मतलब अब हमको दिखता है कि अब जो नॉर्वेजियन थे ड्रामेटिस्ट, उसका उन लोगों का इम्पैक्ट हमको अब इस मॉडर्न एरा में, मॉडर्न ड्रामा में हमको ज़्यादा दिखाई देने लगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। कल हम देखेंगे कि इंडियन ड्रामा के अंदर क्या हुआ था, बाकी सारी चीज़ें। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू।